पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है? के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़े शुभेंदु अधिकारी ने एक इंटरव्यू में कहा ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए कहा था ममता चंडी पाठ गलत करती है लेकिन कलमा एकदम सटीक बोलती है, विष्णु को माता बोलती है। यह हिंदू धर्म का अपमान नहीं है तो और क्या है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने 10 औरतों और बच्चों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन फिर भी मोदी विरोधी चुप क्यों है। यदि योगी जी के यूपी में 10 लोगों को जिंदा जला दिया जाता तो क्या पूरी मीडिया और मोदी विरोधी पाखंडी अपनी छाती पीट कर नहीं रोते। टीएमसी के गुंडे लड़कियां उठा रहे हैं। ईरानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ महिलाओं अपनी व्यथा को बांग्ला में शेयर किया है। देश के कई लोग उन बातों को नहीं समझ पाए होंगे, इसलिए उनकी बातों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाई कि उन्हें न्याय मिले। महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे घर घर जाकर देखते थे कि किस घर की कौन सी औरत सुंदर है, कौन कम उम्र की है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग उन्हें रात में उठाकर ले जाते हैं। जब तक टीएमसी वाले नहीं चाहते तब तक इन औरतों को नहीं छोड़ा जाता था। बीजेपी नेता ने कहा कि महिलाओं ने बताया है कि टीएमसी के गुंडे अधिकतर हिंदू परिवार की महिलाओं को चिन्हित कर ले जाते हैं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिलाकर पहले हिंदू बहुसंख्यक हुआ करता था। अब बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश बन गया है जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है। इधर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 2001 में 25% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% है और अब की तारीख में 30% से अधिक है। वर्तमान में भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों से कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को मार मार कर भगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश की सीमा से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के अधिकतर क्षेत्रों का राजनीतिक व सांस्कृतिक परिदृश्य बदल गया है। हमारे देश का मीडिया यूक्रेन युद्ध का लाइव देने के लिए वहाँ अपना पत्रकार भेज देता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाता है या हिंदू महिलाओं का बलात्कार कर दिया जाता है या हिंदुओं का नरसंहार किया जाता है, तब यह वहाँ क्यों नहीं पहुँचते। या फिर ध्रुव राठी जो अपने हर एक वीडियो में नरेंद्र मोदी को निशाना बनाता है, वो कभी पश्चिम बंगाल की हिंसा के बारे में क्यों नहीं बात करता। पश्चिम बंगाल जहाँ पर हर एक रामनवमी पर ऐसे दंगे देखने को मिलते रहते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, कैसे लोगों की सब्जियों और फलों को सड़कों पर फेंक दिया गया। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर पुलिस पर ही बम बरसाए जाते हैं। पुलिस की मौजूदगी और किस कदर बम फोड़े जा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बम लोगों के हाथों में है और बम फोड़े जा रहे हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है। ममता बनर्जी के शासन कानून को अपने राज्य में लागू करने के साफ इनकार क्यों कर दिया है। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि बंगाल में हिंदुओं की हत्या पर प्रधानमंत्री मोदी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। क्या ममता बनर्जी बंगाल में जारी हिंसा को रोक पाएगी या राष्ट्रपति शासन लगाना उचित होगा। मोदी सरकार धारा 356 क्यों नहीं लगाती जबकि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। क्या कारण है कि पीएम मोदी बंगाल में हो रही हिंसा पर चुप है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हमला व उनके घरों को जलाना शुरू क्यों हो गया है। ममता बनर्जी ने शासन कानून को अपने राज्य में लागू करने से साफ इनकार क्यों कर दिया। ये देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ममता ने बंगाल की सत्ता, अराजकता और खून खराबा करा कर संभाल रखी है। तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खूब एफडीआई आ रही है, नई नई फैक्ट्रियां लग रही है, जिसके कारण प्रदेश को और वहां के लोगों को खूब रोजगार मिलेगा। लेकिन बंगाल में कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, जिससे बंगाल सबसे नीचे जा रहा है। ममता हिंदू, मुस्लिम या बीजेपी का मुद्दा उछाल देगी, कारण वही है हर तरफ भ्रष्टाचार और असुरक्षा का वातावरण। मुश्किल यहाँ है कि मोदी इतना बड़ा नाम हो गया है कि सब प्रदेशों जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ कुछ भी हो सब चुप रहते हैं। ऑनर गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर को राजस्थान में आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। राजस्थान में रोज कोई ना कोई महिलाओं से दुर्व्यवहार की खबरें आती रहती है। इसी तरह महाराष्ट्र के मंत्री चोरी और माफिया के साथ काम करने के अपराध के कारण जेल आते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। सारे विपक्षी दलों ने एक व्यक्ति को किराए पर रखा है यह बताने के लिए कि मोदी को कैसे हराए। हो सकता है कि विपक्ष आगे किताबों में एक चैप्टर मोदी को हराने पर डाल दे। गजब की राजनीति हो रही है। तथा कथित नेता हवाई जहाज में बैठकर ट्वीट से काले शीशे के पीछे आरामदायक राजनीति करना चाहते हैं। सड़क पर जनता से कौन मिलेगा। पाब्लो एस्कोबार के जीवन पर आधारित नार्कोस नेटफ्लिक्स की बेहद लोकप्रिय वेब सीरीज थी। इस वेब सीरीज में देखा जाए कि पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया का राष्ट्रपति बनने और फिर कोलंबिया को नार्कोस राज्य में बदलने का इच्छुक था, लेकिन पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया के राष्ट्रपति तो नहीं बन सके। लेकिन अगर वे कोलंबिया के राष्ट्रपति बनते तो क्या होता। यह पश्चिम बंगाल की आज की स्थिति को देखकर समझा जा सकता है कि खासकर बांग्लादेश सीमा से सटे इलाके में संदेश खाली में जो हो रहा है वह कोई राजनीतिक संघर्ष
संघर्ष नहीं है, यह पूरे सुंदरवन क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने और इसे भारतीय संविधान के दायरे से बाहर रखने की योजना है। हाँ, यह एक योजना है। यह जनसांख्यिकी को बदलने के लिए डिजाइन का तीसरा चरण है। किसी स्थान को देश से अलग करने के 5 चरण होते हैं, जिसमें पहला कदम है जनसंख्या को बढ़ाना, दूसरा कदम है जमीन हड़पना और अर्थव्यवस्था को नष्ट करना, तीसरा कदम है सामाजिक आतंक और चौथा कदम है अलगाववाद। सुंदरवन क्षेत्र इस बात का सबसे अच्छा सबूत है कि कैसे एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण होता है और अलगाववाद कैसे धीरे धीरे अपना सिर पकड़ रहा है। 1941 में बंगाल की मुस्लिम आबादी 29.48% थी। 1941 में यह घटकर 19.46% रह गई और उसके बाद यह बढ़ती ही गई। 2011 में यह 27.1% हो गई और आज की तारीख में यह 30% से भी अधिक है। पिछले कई वर्षों में पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदू और हिंदू त्योहारों पर हमले हो रहे हैं। इस वर्ष भी रामनवमी समारोह के दौरान मुसलमानों ने खुलेआम हिंदुओं को निशाना बनाया। हालांकि ममता बनर्जी की सरकार ने अपराधियों के बजाय पीड़ितों को दंडित किया। ऐसी है बंगाल की सरकार। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से बिल्कुल चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जहां पर पालकर में मकर संक्रांति के लिए गंगासर जा रहे साधुओं को सत्तारूढ़ टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निवस्त्र कर पीटा था। जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ कर। ममता बनर्जी एक अराजक राजनेता है, कुछ वैसे है जैसे अरविंद केजरीवाल है। वामपंथियों के लंबे अराजक और हिंसक शासन के बाद जब जनता उनसे त्रस्त हो चुकी थी, तब उनके सामने कांग्रेस से निकली ममता थी। बंगाल की जनता कांग्रेस की अराजकता को भी वर्षों देख चुकी थी, तो उनके सामने ममता ही एकमात्र विकल्प थी और उसे चुनने के अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने सड़कों में वामपंथियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वे विकल्प बनी। उनकी लड़ाई कांग्रेस और वामपंथियों दोनों से थी। ममता के पास लड़ने की क्षमता तो है, लेकिन विकास का कोई विजन नहीं था, इसलिए विकास की दौड़ में बंगाल पिछड़ता गया। ममता बनर्जी ने साल 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने के 1 साल बाद से ही इमामों को 2,500 रुपये का मासिक भत्ता देने का ऐलान किया था। इस फैसले का विपक्षों ने काफी आलोचना किया था। विपक्षों द्वारा खासकर बीजेपी ने उन पर मुस्लिमी तुष्टीकरण के साथ हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर स्थानीय नेताओं को भी सार्वजनिक मंचों से कहते सुना गया है कि ममता को सिर्फ मुसलमानों की परवाह है, वो उनके लिए ही काम करती है क्योंकि वही उनके वोटर है। बता दें कि इस समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में पश्चिम बंगाल की 98 जातियां शामिल है, जबकि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में कुल 179 जातियां हैं। इनमें से 61 हिंदू और 118 मुस्लिम जातियां हैं। आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में लगभग 71% हिंदू और करीब 27% मुसलमान है। इस अनुपात से राज्य के पिछड़े वर्ग की सूची में हिंदू जातियां अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं ने ऐसा हिसाब लगाया कि अब पश्चिम बंगाल में हिंदू बिछड़ी जातियों से अधिक मुस्लिम बिछड़ी जातियां हो गई है, जबकि जिन 73 मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की बात कही गई है, उनमें से कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए है। सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में पोटिया मुसलमान कहां से आया है। दरअसल ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए है और इन्हें राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया है। इस कारण राज्य में बड़ी संख्या में मुस्लिम घुसपैठिए भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ हिंदू मुसलमान। बंगाल में रामनवमी को लेकर धर्म की राजनीति भरपूर हो रही है। एक तरफा हावड़ा में यात्रा में हथियारों लगाए तो इससे पहले ममता ने बीजेपी और दूसरे संगठनों को ताकीद कर दी कि रैली तो नहीं रोकी जाएगी, लेकिन किसी मुस्लिम के घर हमला हुआ तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। सबसे पहले ये देखो कि बंगाल की जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या 17% है और मुस्लिम 28%, बाकी 2 में ईसाई और अन्य धर्म के लोग हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि खुद 17% हिंदू होने के बाद वहाँ हिंदू समाज को खतरा कैसे हो सकता है। बंगाल हिंदुओं के लिए उतना ही सुरक्षित है जितना कि उत्तर प्रदेश या कोई अन्य बीजेपी शासित प्रदेश। लेकिन बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो हिंदुओं के साथ नहीं हो रही है, बल्कि बीजेपी के साथ हो रही है। वहाँ हिंदुओं को किसी से कोई डर नहीं है और इस हिंसा का कारण भी मैं बता रहा हूँ। इसका जिम्मेदार बंगाल चुनाव और हिंसा है। मुगल और अंग्रेज भारत के अंदर बिना किसी फौज का आया था और जयचंदियों को फौज पुलिस बनाकर 500 देश को लूटा और शासन कर लिया। उसी तरह ममता ने मुस्लिम को अपना फौज बनाकर अपने शासन को बहुत मजबूत बना लिया। हिंदुओं को मार भगाओ और अब बीएसएफ जवान के घर पर ममता इसी मुस्लिम से आग लगवा रही है और 100 करोड़ हिंदू तमाशा देख रहा है। ममता बनर्जी के शासन कानून को अपने राज्य में लागू करने से साफ इनकार कर रही है। इस कानून पर सवाल उठा रहा है। यहाँ तक कि 3 मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि वो अपने राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगे, जिसमें ममता बनर्जी सीएम पश्चिम बंगाल। उनका कहना है कि हम बंगाल में किसी भी सूरत में एनसीआरटी डिटेंशन कैंप बनाने की अनुमति नहीं देंगे और न ही यहाँ किसी को भी लोगों के अधिकार छीनने की इजाजत देंगे। इसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। दूसरा नंबर पर है पिनाराई विजयन, सीएम केरल। उनका कहना है कि हमारी सरकार ने बार बार कहा है कि सीएए केरल में लागू नहीं किया जाएगा। यह मुस्लिम अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यकों को 2000 दर्जे का नागरिक सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी इस कानून के खिलाफ पूरा केरल एकजुट होगा। तीसरे नंबर पर है एम के स्टालिन सीएम तमिलनाडु। सीएए विभाजनकारी है और इसे तमिलनाडु में लागू नहीं किया जाएगा, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में स्पष्ट किया है। इन सबके बाद अमित शाह बताता है कि वो समझ रहा है कि अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 11 में नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया है। ये केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन वो दोनों हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 के माध्यम से इसे शेड्यूल 7 में डाला गया है। इसकी तमाम शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी गई है। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। पश्चिम बंगाल की राजधानी इतनी हिंसक क्यों है? राजनीति तो समाज का प्रतिबिंब मात्र है, जबकि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा अधिक है। बंगाल में हिंसक अपराध, महिलाओं पर अपराध, जातीय हिंसा काफी कम है। यह विरोधाभास क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बंगाली समाज का कोई भी वर्ग बिना प्रतिरोध उत्पीड़क और पीटने का आदि नहीं है। इससे बढ़ता प्रतिरोध और सत्ता में हिस्सेदारी की मांग राजनीतिक हिंसा को जन्म देती है। लेकिन यह उच्च राजनीतिकरण और सामाजिक चेतना अन्य अपराधों को कम रखती है। जब चुनाव की बात आती है तो पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसा क्यों होती है? लोगों को लग सकता है कि राजनेता के एकमात्र कारण है सत्ता और पैसे के लिए उनकी लालच उन्हें मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसी हिंसा करने के लिए प्रेरित कर रही है। इन सब का जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि रमेश का जन्म कोलकाता में हुआ था और उसका घर आसनसोल में है और वो अपने पिता की नौकरी के कारण तुरंत पश्चिम बंगाल से बाहर चला गया। रमेश ने अपनी पढ़ाई की और अपने विश्वविद्यालय के लिए कोलकाता वापस आ गया। रमेश इतने वर्षों तक लोगों के साथ रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि हिंसा का असली कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक ने जीवन के हर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। नौकरियां निर्मूल, शिक्षा, सब कुछ का है, यहाँ तक कि सिनेमा भी। एसवीएफ टीएमसी समर्थक है, इसलिए जो सत्ता में होता है उसे इन पर शासन करने भी शक्ति मिल जाती है। ये बंगाली है जो हर चीज में राजनीतिक लेकर आया है। राजनेताओं ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया है। यह राजनीति संस्कृति बंद होनी चाहिए। जो भी सरकार बनाए उसे जीवन के हर हिस्से में राजनीति को बाहर निकालना चाहिए। यह राजनीति को लेकर लोग काफी गंभीर हो जाते हैं और यही हिंसा का कारण है। किसी को यह पसंद हो या न हो, लेकिन अगर अभी चुनौती नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा। बंगाल की राजनीति में हिंसा एक कड़वी सच्चाई है, पर एक हिंसा दूसरी हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकती। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। मैं कई अन्य उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जो हर एक बात पर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हैं और उनका मानना है कि ये पश्चिम बंगाल के दंगे भी नरेंद्र मोदी के कारण होते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।